हेलो एवरीवन, दिस इज फ्रेंड CSGT सलूजा वेलकमिंग यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है बच्चे आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज बच्चे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 30 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स की अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 20 से लेकर लेक्चर नंबर 29 तक टोटल 10 लेक्चर्स एक पर्टिकुलर चैप्टर को डिवोट किए थे, जो था फेमा एंड अदर इकोनॉमिक एंड बिजनेस लेजिस्लेशन लॉ। बिल्कुल ठीक बात है, हम लोगों ने वो 10 लेक्चर कंप्लीट करके फेमा वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। आज इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज अवर टोटल 6th चैप्टर, जो हमारे इस पर्टिकुलर मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी का छठा चैप्टर होगा इस लेक्चर सीरीज का। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंपनी एंड अदर कॉर्पोरेट लॉज। हम इसमें कंपनी लॉ के और अदर कॉर्पोरेट लॉज के मैटर्स को डील करेंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर में टोटल अराउंड 30 to 32 केस स्टडीज कवर करेंगे हम। अगली आने वाली 6 वीडियोस, आज की वीडियो को मिलाकर 6 वीडियोस टोटल हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर को डिवोट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस पर्टिकुलर वीडियो को। और सबसे पहले देखिए आपके सामने जो केस लिखा हुआ है उसमें दो पार्टीज हैं। केस नंबर 1, क्योंकि बच्चे इस पर्टिकुलर चैप्टर में जब आप अपने मॉड्यूल में खोलेंगे, जो जून 2021 का मॉड्यूल है, जब आप कंपनी लॉ का चैप्टर खोलेंगे तो उस कंपनी लॉ के चैप्टर में जो आपको केस नंबर 1 है वो यही मिलेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में नंबरिंग हुई है। फेमा वाले चैप्टर में मॉड्यूल में नंबरिंग नहीं थी, इस वजह से मैंने वहां पे भी नंबरिंग नहीं की थी। यहाँ पे नंबरिंग हुई है तो मैंने भी केस नंबर 1 डाल दिया। और देखिए नाम क्या लिखा हुआ है, कहते लिखा मिस्टर पंकज कुमार मिश्रा, जो कि एपेलेंट है इस पर्टिकुलर मैटर में। और अपोजिट साइड में लिखा हुआ है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दैट इज ROC मुंबई एंड अदर्स। तो हम ऐसे बोलेंगे कि एक मिस्टर पंकज है और अपोजिट साइड में यहाँ पे कौन है, ROC मुंबई। चलो ठीक है सर। कहते हैं जो ये पर्टिकुलर मैटर है वो कहाँ डील हो रहा है, कहते हैं NCLAT में, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल में। ठीक है सर इस पर्टिकुलर सेक्शन, इस पर्टिकुलर केस में जो लॉ हिट हो रहा है वो कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2013 हिट हो रहा है। और कंपनीज एक्ट 2013 में दिए सेक्शन 252 सबसेक्शन 1 के प्रोविजन का यहाँ पे लेना देना है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। कहते लिखा द ट्रिब्यूनल मस्ट गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। कहते हैं ये आंसर दिया हुआ एक तरीके से आपको, यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस स्टडी का क्रक्स दिया है कि क्या कहते हैं, ट्रिब्यूनल मस्ट गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशंस एंड ऑफ बीइंग हर्ड passing an order to the registrar, the company and to all the person concerned। कहते हैं सेक्शन 252 सबसेक्शन 1 में यहाँ पे NCLAT क्लैरिफाई कर रही है कि ये ट्रिब्यूनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे रिप्रेजेंटेशन की। किसको दे सर? कहते हैं NCLAT जब भी कोई ऑर्डर पास करे, उस ऑर्डर को पास करने से पहले एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे। किसको? टू द रजिस्ट्रार, ROC को दे, टू दी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को दे, एंड ऑल अदर पर्सन कंसर्न अंडर सेक्शन 252 सबसेक्शन 1। कहते हैं जरा सेक्शन 252 सबसेक्शन 1 को अगर हम पढ़ें तो वहां पे देखिए लिखा क्या है। कहते हैं सबसेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है, देखिए ये प्रोविजन आपके सामने दिया हुआ है। कहते हैं इस प्रोविजन को मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ, लीजिए ये लीजिए। आओ जरा देखते हैं कि इस प्रोविजन में क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। कहते लिखा सेक्शन 252 सबसेक्शन 1 कहता है एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द रजिस्ट्रार। कहते हैं अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन ROC के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन इज एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द रजिस्ट्रार नोटिफाइंग अ कंपनी एज डिसॉल्व्ड अंडर सेक्शन 248। सर रजिस्ट्रार के कौन से डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है? सर रजिस्ट्रार ने डिसीजन लिया है टू नोटिफाई अ कंपनी एज डिसॉल्व्ड अंडर सेक्शन 248। कहते हैं सर ROC ने यह डिसीजन लिया है कि एक पर्टिकुलर कंपनी को डिसॉल्व किया जाए अंडर सेक्शन 248। ठीक है सर, हम कहते हैं कि ROC ने एक डिसीजन लिया जिसमें वो एक अंडर सेक्शन 248 एक कंपनी को डिसॉल्व कर रही है, खत्म कर रही है, स्ट्राइक ऑफ कर रही है, और ये ऑर्डर पास किया ROC ने। लेकिन अगर ROC के उस डिसीजन से कोई पर्टिकुलर पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है तो इट मे फाइल एन अपील टू द ट्रिब्यूनल विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रजिस्ट्रार। कहते हैं ROC के इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, अगर आप ROC के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, अपील कर दीजिए कहाँ पे? ट्रिब्यूनल में। सर ध्यान रखिएगा वर्ड लिखा हुआ है ट्रिब्यूनल, वर्ड एपेलेट ट्रिब्यूनल नहीं लिखा। ट्रिब्यूनल का मतलब यहाँ पे आप अपील कर दीजिए NCLT में। ठीक सर, आप ROC के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो, ROC के कौन से डिसीजन से रिगार्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी, और आप उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हो ट्रिब्यूनल में विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार। कहते हैं 3 साल का आपके पास टाइम लिमिट दिया हुआ है, आप 3 साल के अंदर अपील फाइल कर सकते हो। चलो बहुत अच्छी बात है सर, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। एंड इफ द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन। सर आपने अपील फाइल कर दी और अपील फाइल करने के बाद ध्यान से ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन, ट्रिब्यूनल अगेन NCLT। कहते हैं और अपील फाइल करने के बाद NCLT को ऐसा लगता है, NCLT का ये ओपिनियन है, दैट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज इज नॉट जस्टिफाइड इन व्यू ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द ग्राउंड्स ऑन विच द ऑर्डर वाज पास्ड बाय द रजिस्ट्रार। कहते हैं अगर NCLT को ऐसा लगता है कि जो रिमूवल ऑफ नेम किया गया है बाय ROC अंडर सेक्शन 248 वो गलत है,
ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो एनसीएलटी ऑर्डर पास कर सकती है ऑफ रीस्टोरेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। सर वो ऑर्डर पास कर सकती है कि जो रिमूव किया गया है उसको रीस्टोर किया जाए। ठीक है, इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि एनसीएलटी यहाँ पे आरओसी के डिसीजन को रिवर्स कर सकती है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक प्रोवाइजो दिया है सर सबसेक्शन 1 में, और सबसेक्शन 1 में जो पहला प्रोवाइजो दिया है वो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन। साफ साफ लिख दिया गया कि कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले, इस सेक्शन में कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले, सर ये सेक्शन का ऑर्डर कौन पास कर रहा है, एनसीएलटी पास कर रही है। कौन पास कर रही है, एनसीएलटी। कहते हैं एनसीएलटी इस पर्टिकुलर सेक्शन में कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले द ट्रिब्यूनल शैल गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन एंड ऑफ बीइंग हर्ड टू रजिस्ट्रार, टू द कंपनी एंड ऑल अदर पर्सन कंसर्न। कहते हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले एनसीएलटी यहाँ पे पहले एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगी टू ऑल द पार्टीज कंसर्न, और ऑल द पार्टीज में आरओसी भी आएगा, कंपनी खुद भी आएगी, इसके अलावा अगर कोई कंसर्न पर्सन होगा तो वो भी कवर हो जाएगा। तो हमने सेक्शन 252 सबसेक्शन 1 और उसका प्रोवाइजो पढ़ लिया। अब हम देखने जा रहे हैं कि इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा। कहते ध्यान से देखना बच्चे क्या लिखा है। कहते द नेम ऑफ द कंपनी एंड द नेम इज वाइकिंग शिप मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड वाज स्ट्रक ऑफ बाय आरओसी मुंबई फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। सर आरओसी मुंबई ने एक डिसीजन लिया है और उस डिसीजन में उसने एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम रिमूव करने की बात कही। ठीक सर, हमने ऐसे पढ़ा था सेक्शन 252 सबसेक्शन 1 में कि अगर आप इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप एनसीएलटी में अपील कर सकते हो। ठीक है सर। कहते लिखा द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मुंबई। कहते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये कंपनी स्ट्राइक ऑफ नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी इस कंपनी की असेसमेंट होनी बाकी है, अभी इस कंपनी ने ड्यूज पे करने हैं ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर उसकी रिमूवल हो गई तो ड्यूज कलेक्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट होगा। सर इनकम टैक्स कमिश्नर यहाँ पे कहता है, द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मुंबई यहाँ पे कहता है कि अगर हमने आरओसी के इस बात को मान लिया, कंपनी को रिमूव कर दिया फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज, तो इन दैट सिचुएशन जो रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पर्टिकुलर कंपनी से करनी है, दैट वुड बी हाईली डिफिकल्ट। हम नहीं कर पाएंगे रिकवर और इसकी वजह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। एनसीएलटी के सामने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चला गया। सर जब एनसीएलटी के सामने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गया तो एनसीएलटी ने डिसीजन लिया, आरओसी आप अपने डिसीजन को रिवर्स करिए। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो मिस्टर पंकज है वो यहाँ क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि सर एनसीएलटी ने डिसीजन ले लिया रिगार्डिंग द रीस्टोरेशन ऑफ नेम और हमको तो पूछा ही नहीं। सर हम भी यहाँ पे कंसर्न पार्टी हैं, हमको भी तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए थी एज पर द फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 252 सबसेक्शन 1। एनसीएलटी में चले गए मिस्टर पंकज जो कहते हैं सर हमसे बिना पूछे हम एक कंसर्न पार्टी हैं इस पर्टिकुलर केस में, हमसे बिना पूछे ही डिसीजन ले लिया एनसीएलटी ने। सर ये तो गलत है, ये तो ग्रॉस नेग्लिजेंस है, और सर लॉ में साफ साफ लिखा है कि हर पार्टी को मौका दिया जाएगा और हमको तो मौका दिया ही नहीं। क्या आइए देखते हैं क्या लिखा है। कहते द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मुंबई दैट इज रिस्पोंडेंट नंबर 2 हियर इन। रिस्पोंडेंट नंबर 2 यहाँ पे कौन है? प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। आइए देखते हैं क्या लिखा है। कहते चैलेंज्ड द ऑर्डर ऑफ आरओसी बिफोर एनसीएलटी मुंबई बेंच अंडर दी सेक्शन 252 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कहते हैं जो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है उन्होंने यहाँ पे आरओसी के इस ऑर्डर को चैलेंज किया। कहाँ पे? बिफोर एनसीएलटी की मुंबई बेंच, दैट इज ट्रिब्यूनल एनसीएलटी। ठीक सर। कहते हैं इट इज स्टेटेड बिफोर द ट्रिब्यूनल। कहते हैं मुंबई के इनकम टैक्स प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के ऑफिस ने यहाँ पे क्या बोला, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने यहाँ पे बोला सर इट इज स्टेटेड दैट द कंपनी हैज सर्टेन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस that have been entered into by the company for the assessment year 2011 and 12, and the information regarding this were received from the office of ITO, that is income tax officer Mumbai। कहते हैं सर इस कंपनी ने कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस की थी रिगार्डिंग 2011-12 और अभी तक उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का पूरा तरीके से ब्यौरा नहीं निकाला गया है। सर उसके रिगार्डिंग एक नोटिस भी, एक इन्फॉर्मेशन भी रिसीव की गई थी फ्रॉम इनकम टैक्स ऑफिसर। कहता है हाउएवर नो रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फाइल्ड। लेकिन सर उस असेसमेंट के रिगार्डिंग अभी तक कंपनी ने कोई भी रिटर्न फाइल नहीं की है। देयरफॉर नोटिस अंडर सेक्शन 148 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज बीन इशूड फॉर असेसमेंट ईयर 2011-12 प्रपोजिंग टू असेस और रीअसेस द इनकम। सर इसी वजह से इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 148 में सर यहाँ पे इनको नोटिस सर्व किया गया था और इनको बोला गया था कि आप अपनी इनकम का रीअसेसमेंट करिए या प्रॉपर असेसमेंट करके रिटर्न फाइल करिए। क्योंकि सर इनके अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग 2011 में इन्होंने कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंटर की थी लेकिन उसके रिगार्डिंग रिटर्न फाइल नहीं की थी। ठीक सर। कहते हैं द कंपनी हैज़ बिन स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। कहते हैं लेकिन यहाँ पे सर आरओसी मुंबई ने डिसीजन लिया कि कंपनी का नाम रिमूव कर दिया जाए फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। देयरफॉर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है इट इज डिफिकल्ट to assess the defunct company and it will cause huge loss of revenue to the government of India।
कहते हैं अगर सर हम इस कंपनी को यहाँ पे हटा देते हैं तो फिर इनसे रिकवरी कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और इन दैट सिचुएशन जब ये एक्टिव कंपनी ही नहीं रहेगी तो नुकसान हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं हेंस इट वाज प्रेड दैट द नेम ऑफ द कंपनी बी रीस्टोर इन द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। इसीलिए एनसीएलटी से यहाँ रिक्वेस्ट की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई ने कि सर आप इस पर्टिकुलर कंपनी की रीस्टोरेशन को ऑर्डर दे दीजिए, बिकॉज यू आर हैविंग पावर ऑल्सो, हम सेक्शन 252 सब सेक्शन 1 में पढ़ के भी आए। ठीक सर, कहते लिखा था ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव फॉर द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज सबमिटेड बिफोर द ट्रिब्यूनल। कहते हैं जब ये पर्टिकुलर कंटेंशन रखा गया ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई, तो आरओसी के रिप्रेजेंटेटिव से पूछा गया और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आरओसी मुंबई सेड कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर कंपनी का नाम रीस्टोर हो जाता है। कहते हैं दैट दे डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू रीस्टोर द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। कहते हैं अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता था कि नाम रीस्टोर हो जाए, आरओसी मुंबई ने नाम रिमूव किया था, उसको कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है नाम के रीस्टोरेशन में, तो एनसीएलटी ने डिसीजन दे दिया कि ठीक है नाम का रीस्टोरेशन हो जाए। कहते therefore NCLT Mumbai bench by the impugned order allowed the appeal and directed to restore the name of the company in the register of companies। बिल्कुल ठीक बात। कहते हैं however लेकिन ये गड़बड़ हो गई NCLT से, before passing of impugned order no notice has been served on the company but the company was arrayed as the respondent। कहते हैं उस पर्टिकुलर केस में कंपनी को रिस्पोंडेंट पार्टी तो बनाया गया था, लेकिन कंपनी के बिहाफ पे किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को इस रीस्टोरेशन की अपील के बारे में कोई नोटिस नहीं दी गई। इसका मतलब सर जिस कंपनी का रिमूवल हुआ, जिस कंपनी का रीस्टोरेशन हो रहा है, उस कंपनी को पता ही नहीं कि एज सच मैटर चल रहा है एनसीएलटी में। और जो ये मिस्टर पंकज हैं, जो हम लोगों ने ऊपर केस में देखा था, हम लोगों ने पढ़ा था ना मिस्टर पंकज कुमार मिश्रा, ये मिस्टर पंकज कुमार मिश्रा उसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, उसी कंपनी का पार्ट है। तभी वो कहते हैं बीइंग अग्रीव्ड विद दिस ऑर्डर। सर मिस्टर पंकज कहते हैं ये तो गलत बात है, कंपनी को इंटीमेट करना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया। द एपेलेंट एक्स डायरेक्टर एंड द मेजॉरिटी शेयर होल्डर एंड पावर ऑफ अटर्नी होल्डर ऑफ द कंपनी हैज फाइल्ड दिस अपील। सर जो यहाँ पे एपेलेंट मिस्टर पंकज हैं, ये इस कंपनी के एक्स डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ इस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं, साथ ही साथ इस कंपनी के बिहाफ पे इनके पास पावर ऑफ अटर्नी है, ये कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं he filed an appeal before NCLT and appellant submitted that section 252 subsection 1 of the Companies Act 2013 clearly provides that before passing any order under this section the tribunal, that is NCLT, must give a reasonable opportunity of making representation of being heard to the registrar, to the company and all the person concerned। मार्क करिएगा, रजिस्ट्रार, कंपनी एंड ऑल द पर्सन कंसर्न। लेकिन सर इस पर्टिकुलर केस में रजिस्ट्रार को तो बुलाया गया, कंपनी को नहीं बुलाया गया, कंपनी से तो डिस्कशन ही नहीं हुआ, कंपनी के बिहाफ पे तो कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव तक प्रेजेंट नहीं हुआ। कहते हैं therefore Rule 37 of NCLT Rules 2016 also provides that tribunal shall issue notice to the respondent to show cause against the application or petition on date of hearing to be specified in the notice। कहते हैं NCLT रूल्स भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी लिखा है कि जो भी पार्टी एक पर्टिकुलर केस की है उसको प्रॉपर तरीके से नोटिस तो सर्व होना चाहिए रिगार्डिंग दी प्रोसीडिंग, उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सर यहाँ तो एक तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो दलील थी वो एनसीएलटी ने एक्सेप्ट कर ली। शायद हो सकता है कि कंपनी उस असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल कर चुकी हो, तो फिर क्यों रीस्टोरेशन करना नहीं उनका। सर आपने तो कंपनी से डिस्कस किए बिना ही डिसीजन ले लिया, ये तो गलत है। तभी कह रहे हैं इशू क्या है, द मेन कंटेंशन ऑफ एप्लेंट वाज, मिस्टर पंकज यहाँ पे सबसे बड़ा आरोप लगाते हैं या एक तरीके से क्वेश्चन रेज करते हैं दैट वेदर द ऑर्डर गिवन बाय ट्रिब्यूनल ऑफ रीस्टोरिंग द नेम ऑफ द कंपनी इन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इज सस्टेनेबल इन लॉ। कहते हैं क्या जो एनसीएलटी ने डिसीजन लिया है रिगार्डिंग द रीस्टोरेशन ऑफ द कंपनीज नेम, क्या ये सही है एज पर लॉ एज इट हैज बीन पास्ड। क्यों? क्योंकि ये डिसीजन ले लिया गया है विदाउट गिविंग एनी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन और ऑफ बीइंग हर्ड टू द एपेलेंट। क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में किसी भी तरीके की किसी भी तरीके से रिस्पोंडेंट पार्टी को, हम ऐसे बोलेंगे कंपनी या उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को किसी तरीके की नोटिस नहीं भेजी गई, उनसे बिना पूछे ही डिसीजन ले लिया गया। कहते हैं जजमेंट क्या आई, एनसीएलटी अपेलेंट केस कंटेंशन से सेटिस्फाइड है। वो कहती है हाँ सच में एनसीएलटी से गलती हुई है। तभी देखो लिखा जजमेंट, द एनसीएलटी हेल्ड दैट विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड द ऑर्डर हैज बीन पास्ड बाय द एनसीएलटी। सब बिल्कुल सही बात है, बिना आपने पार्टी को नोटिस दिए, उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी तक नहीं मिली अपने कंटेंशन को प्रूव करने की, अपने बात को रखने की, और आपने बिना उसको कंसर्न किए ही डिसीजन सुना दिया, ये गलत है। इसीलिए हेंस द ऑर्डर इज नॉट सस्टेनेबल इन लॉ। तो लॉ के कानून की नज़रों में ये पर्टिकुलर डिसीजन सही नहीं है। अच्छा हम ये भी कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं हुए, और सेक्शन 252 सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो में क्लियर लिखा था कि हर पार्टी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी
आपने उसको भी फॉलो नहीं किया, इसीलिए देयरफॉर इट इज सेट असाइड। एनसीएलटी के उस डिसीजन को क्या कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया एंड द मैटर इज रिमिटेड बैक टू एनसीएलटी मुंबई बेंच। और वापस से एनसीएलटी ने एनसीएल-80 ने इस पर्टिकुलर मैटर को वापस से एनसीएलटी मुंबई में भेज दिया विद द डायरेक्शन दैट, और उनको एक डायरेक्शन इशू किया दैट आफ्टर हियरिंग द पार्टीज डिसाइड द सेड अपील अंडर सेक्शन 252 ऑफ द कंपनीज एक्ट एज पर लॉ विदाउट इन्फ्लुएंस बाय इट्स अर्लियर ऑर्डर। एनसीएलटी बेंच, आप इस पर्टिकुलर मैटर को वापस से डील करिए, कंपनी और उसके रिप्रेजेंटेटिव को भी पार्टी बनाइए, उनको भी बुलाइए, उनको भी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दीजिए, उनकी बातों को समझिए, उसके बाद ही डिसीजन सुनाइएगा। अपने इस पुराने वाले डिसीजन के बेसिस पे नया डिसीजन ना सुना दीजिएगा। ठीक सर, क्लियर हो गया सर हमको केस। अगले केस पे आते हैं सर, दूसरे केस पे आते हैं सर, केस नंबर 2। देखिए क्या लिखा है, कहते लिखा है अली बाबा नबी बादशाह वर्सेस स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम एंड अदर्स। पर्टिकुलर केस है क्या, कहते हैं इस पर्टिकुलर केस के पढ़ने से पहले हमको देखना होगा कि इस पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स क्या हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस पर्टिकुलर केस में ये डिसाइड किया जा रहा है कि सर एक पर्टिकुलर डायरेक्टर है, जब वो डायरेक्टर था तब कोई कंपनी ने एक एग्रीमेंट एंटर किया था। सर वो एग्रीमेंट एंटर किए 10-12 साल हो गए, डायरेक्टर रिजाइन कर चुका है उस पर्टिकुलर कंपनी से, डायरेक्टर अब उस कंपनी का पार्ट है ही नहीं। सर 10-12 साल के बाद उस कंपनी को ने कोई एक पर्टिकुलर पार्टी को जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ था, एक एग्जांपल देते हैं, चलो मैं एक एग्जांपल के तौर पे पहले समझाता हूँ। कहते हैं मान लीजिए कि एक कंपनी है और कंपनी 1, इसका एग्रीमेंट हो रहा है विद कंपनी 2। ठीक सर, ये एग्रीमेंट हुआ लेट से 2002 में, बहुत अच्छी बात है सर ये एग्रीमेंट हो गया, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया किसी पर्टिकुलर काम को लेकर, चलो ठीक है। सर जब कंपनी 1 थी, जब उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जब एंटर हो रहा था तो कंपनी 1 में एक डायरेक्टर थे मिस्टर एक्स। ठीक सर वो मिस्टर एक्स डायरेक्टर थे, उनके सामने ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था। ठीक है सर, फिर हम ऐसे बोलते मान लीजिए उस पर्टिकुलर डायरेक्टर ने 2004 में रिजाइन कर दिया सर, चलो रेजिग्नेशन भी हो गई, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी हो गई, आरओसी को इंटीमेट भी कर दिया गया कि मिस्टर एक्स ने कंपनी 1 छोड़ दिया। फिर मान लीजिए सर ईयर 2015 में कहीं डिस्प्यूट रेज हो गया, किसके बीच में सर, डिस्प्यूट हुआ कंपनी 1 में और कंपनी 2 में, और हम ऐसे बोलते हैं कि कंपनी 2 ऐसे कहती है कि सर कंपनी 1 ने हमको कुछ चेक इशू किए थे जो डिसऑनर हो गए। कंपनी 2 कहती है क्योंकि चेक डिसऑनर हो गए, ये तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, हम कंपनी 1 के अगेंस्ट कंप्लेंट रेज करेंगे। सर कंपनी 2 ने कंपनी 1 के अगेंस्ट कंप्लेंट रेज की और मिस्टर एक्स जो उस टाइम पे डायरेक्टर थे उनको यहाँ पे लायबल बनाया इस डिसऑनर के चेक के लिए। मिस्टर एक्स कह रहे हैं सर हमने तो 2004 में कंपनी छोड़ दी थी, 2015 में ये डिस्प्यूट रेज हुआ है, हमको क्यों ही पार्टी बना रहे हो। कंपनी 2 कह रही है क्यों ना बनाए मिस्टर डायरेक्टर, जब हमने एग्रीमेंट किया था 2002 में तब तो तुम डायरेक्टर थे ना। क्या बताइए, यहाँ पे सच में डायरेक्टर शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, जो कि बल्कि यहाँ पे कहीं किसी भी तरीके से कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में कोई काम ही नहीं कर रहा, सिर्फ इस रीजन से कि उसका एक कंपनी का चेक डिसऑनर हो गया, इस वजह से आप उसके पास्ट डायरेक्टर्स को कवर कर लेंगे। क्या ये सही है सर? यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट कहती है बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। कहते लिखा आफ्टर रेजिग्नेशन डिसीजन ये लिया गया कि एक बार डायरेक्टर अगर रिजाइन कर चुका है, डायरेक्टर कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डेली अफेयर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेक्स इशूड एंड डिसऑनर्ड। कहते हैं डायरेक्टर के एक बार रेजिग्नेशन करने के बाद कंपनी के डे टू डे अफेयर्स के लिए आप डायरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। आइए देखते हैं सर फैक्ट्स क्या है। कहते हैं द पिटीशन वाज फाइल्ड सीकिंग क्वैशिंग ऑफ 5 कंप्लेंट केसेस इनिशिएटेड अगेंस्ट द पिटिशनर। सर ये पिटिशनर, यहाँ पे हम ऐसे बोलेंगे कि ये पिटिशनर यहाँ पे डायरेक्टर है, और सर इन्होंने कंप्लेंट रेज की है, इन्होंने एप्लीकेशन पिटिशन लगाई है कि सर उनके अगेंस्ट 5 कंप्लेंट रजिस्टर की गई हैं, 5 क्रिमिनल कंप्लेंट रजिस्टर की गई हैं, उनको सर खत्म कर दिया जाए। कहते दीज कंप्लेंट केसेस आर प्राइमरली ग्राउंडेड ऑन द रिटर्न ऑफ 5 चेक्स which were issued on behalf of respondent number 2 company for a total amount of rupees 45 lakh। हम ऐसे बोलेंगे respondent number 2 ये वो कंपनी है जिसने चेक्स इशू किए थे, जिसने चेक्स क्या किए थे, इशू। और सर जो हमारे पिटिशनर हैं, ये पिटिशनर उस पर्टिकुलर कंपनी के कभी डायरेक्टर हुआ करते थे। ठीक है, कहते हैं पिटिशनर सबमिटेड दैट he ceased to be the director of the respondent number 2 company with effect from 27th of December 2010। सब पिटिशनर ने यहाँ पे क्लियर कट बताया कि सर वो इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 जिसने चेक्स इशू किए और चेक्स डिसऑनर हो गए, सर वो इस कंपनी का पार्ट थे कभी पहले, लेकिन सर 27 अक्टूबर 2010 को वो उस कंपनी को छोड़ चुके हैं एटलीस्ट 8 years prior to the issuance of the checks in question। सर जो ये चेक डिसऑनर हुए हैं ये तो हमारे रेजिग्नेशन के 8 साल के बाद इशू हुए,
और उसके बाद डिसऑनर हुए, एंड द रेजिग्नेशन ऑफ द पिटिशनर वाज आल्सो नोटिफाइड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बाय रिस्पोंडेंट नंबर 2। और सर हमारे रेजिग्नेशन के बारे में आज कंपनीज एक्ट 2013 में DIR 12 फाइल होता है बाय द कंपनी। उस टाइम पे 1956 के अकॉर्डिंग फाइल फॉर्म नंबर 32 फाइल होता था, जो कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फाइल किया गया था बाय द कंपनीज साइट ऑन 4 जनवरी 2011, विच इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। सर यहाँ पे पिटिशनर डायरेक्टर कहते हैं कि सर जब मैंने रिजाइन किया था तो कंपनी ने इंटीमेशन कर दे दी थी ROC को, सर ये जो फॉर्म 32 है आप पब्लिक इंस्पेक्शन करिए किसी भी कंपनी का, आपको ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मिल जाएगा। सर मेरा रेजिग्नेशन किसी को छुपा के नहीं किया गया था, हमने प्रॉपर गवर्नमेंट अथॉरिटी को इसके बारे में इंटीमेट किया था। सर जब हमने रेजिग्नेशन दी थी 2010 में, चेक इशू होने के बाद डिसऑनर हो रहे हैं 8 साल के बाद, सर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्या लिखा? द पिटिशनर कंटेंडेड दैट ही वाज नॉट द डायरेक्टर व्हेन द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट वाज एग्जीक्यूटेड बिटवीन रिस्पोंडेंट नंबर 1 एंड रिस्पोंडेंट नंबर 2, नॉर व्हेन द चेक्स वर इशूड एंड व्हेन दे वर प्रेजेंटेड। डायरेक्टर कह रहा है सर ये जो पर्टिकुलर केस हमारे अगेंस्ट लाया गया है, सर मैं इसके लिए बिल्कुल भी लायबल नहीं हूं, क्योंकि जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ये चेक्स इशू किए जा रहे हैं वो मेरे सामने एग्जीक्यूट नहीं हुए थे। सर जो चेक्स की यहाँ पे बात हो रही है वो चेक के रिगार्डिंग भी मेरे को कुछ नहीं पता, मैं उस कंपनी के डे टू डे अफेयर्स के बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि मेरे को 8 साल हो चुके कंपनी छोड़े हुए। कहते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट कौन? सर जिसका चेक डिसऑनर हुआ है, जिसने क्रिमिनल कंप्लेंट रजिस्टर की थी। कह रहे लेकिन अकॉर्डिंग टू रिस्पोंडेंट, अच्छा रिस्पोंडेंट नंबर 1 बोलूंगा मैं यहाँ पे, कौन सा रिस्पोंडेंट नंबर 1? द पिटिशनर वाज इन्वॉल्व्ड इन द डिस्कशन बिफोर एन एग्रीमेंट वाज एग्जीक्यूटेड बिटवीन रिस्पोंडेंट नंबर 1 एंड रिस्पोंडेंट नंबर 2। सर यहाँ रिस्पोंडेंट नंबर 1 कहते हैं सर हमारे बीच में जब एग्रीमेंट एंटर हो रहा था तब ये डायरेक्टर थे, ऑल्दो वो बात अलग है कि इनके रेजिग्नेशन के बाद डायरेक्टर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन जब हम एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने की कन्वर्सेशन कर रहे थे तब ये डायरेक्टर थे, इनके सामने सारी कन्वर्सेशन हुई है, सारे डिस्कशन इनके सामने हुए। Further, the petitioner being a responsible director of accused respondent number 2 company participated in meetings and assisted the officials of respondent number 1 who had visited the respondent number 2 for verification of its financial and physical status। कहते हैं साथ ही साथ रिस्पोंडेंट नंबर 1 ये भी कहते हैं कि सर जब हम इनकी कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर रहे थे, उस एग्रीमेंट को करने से पहले हमने इनके ऑफिस में वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए एक ड्यू डिलिजेंस किया था। उस टाइम भी ये डायरेक्टर प्रेजेंट थे और उन्होंने हमारी उस ड्यू डिलिजेंस में हेल्प भी की थी। कुल मिलाकर हम ऐसे कहते हैं कि एग्रीमेंट होने से पहले बिल्कुल सही बात है कि डिस्कशंस हुए होंगे, बिल्कुल हुए होंगे। डिस्कशंस के अलावा ड्यू डिलिजेंस हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। सर ये करने के बाद ही तो एग्रीमेंट एंटर हुआ होगा, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन डायरेक्टर कह रहे हैं कि सर ये सारी चीज़ें तो हुई थी, लेकिन अभी एग्रीमेंट एंटर होने ही वाला था, उससे पहले मैंने रिजाइन कर दिया था। इसका मतलब एग्रीमेंट के रिगार्डिंग जो प्रायर फॉर्मेलिटीज़ है वो मेरे सामने हुई, बट एग्रीमेंट मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया। एग्रीमेंट तो मेरे जाने के बाद एग्जीक्यूट हुआ। सेकेंडली सर 8 साल हो चुके हैं एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट हुए, उसके बाद चेक्स डिसऑनर हो रहे हैं, 8 साल के बाद चेक्स इशू हुए, फिर डिसऑनर हुए। हम तो डायरेक्टर थे ही नहीं उस टाइम पे जब ये चेक्स इशू हुए या डिसऑनर हुए। सर हमको कंपनी के डे टू डे अफेयर्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। ध्यान से देखिए, कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर, इशू क्या है? द कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर वाज वेदर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आफ्टर रेजिग्नेशन इज स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर डेली अफेयर्स ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग चेक्स इशूड एंड डिसऑनर। क्या ये आज भी डायरेक्टर लायबल होगा? कि एक ऐसा डायरेक्टर जो रिजाइन कर चुका है? कहते हैं दिल्ली हाईकोर्ट कहती है, दिल्ली हाईकोर्ट हेल्ड दैट इन केसेस वेयर द एक्यूज्ड हैज रिजाइन फ्रॉम द कंपनी एंड फॉर्म 32 जो रेजिग्नेशन के रिगार्डिंग ROC को इंटीमेट करना होता है बाय द कंपनी, जो आज प्रेजेंट टाइम पे DIR 12 है, हैज ऑल्सो बीन सबमिटेड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, देन इन सच केसेस। सर दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ बोला कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो पहले डायरेक्टर था बट रिजाइन कर चुका है, उसके रेजिग्नेशन के बारे में ROC को इंटीमेट भी किया जा चुका है। कहते हैं अगर ऐसे केसेस में इफ द चेक्स आर सब्सिक्वेंटली इशूड एंड डिसऑनर्ड, सब्सिक्वेंटली का मतलब उसके रेजिग्नेशन के बाद अगर चेक इशू हो रहे हैं और वो डिसऑनर हो रहे हैं, तो इट कैन नॉट बी सेड दैट सच एन एक्यूज्ड इज इन चार्ज ऑफ एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि उस कंपनी का डायरेक्टर एक्यूज्ड मान लिया जाए, उसके अगेंस्ट आप क्रिमिनल कंप्लेंट रेज कर दो एज कंटेम्पलेटेड इन सेक्शन 141 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। एनआई एक्ट मींस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो सर हम उसको लायबल नहीं मानेंगे। तभी लिखा 10 द पिटिशनर आफ्टर हिज रेजिग्नेशन कैन नॉट कंटिन्यू टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग द इशुएंस ऑफ चेक्स एंड डिसऑनर ऑफ द सेम। और सर ये तो उसके रेजिग्नेशन होने से बाद हुआ है। हाँ, अगर उसकी डायरेक्टरशिप की पोजीशन के टाइम उसने कुछ गलती की होती तो हम लायबल मान सकते थे, बट फ्यूचर एक्टिविटीज के लिए हम लायबल नहीं मानेंगे। हेंस द कंप्लेंट केस फाइल्ड अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अगेंस्ट द पिटिशनर्स आर क्वैश्ड। हाँ, आप जो कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हो, आप कंपनी के अगेंस्ट रजिस्टर करो कंप्लेंट, लेकिन डायरेक्टर के अगेंस्ट कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करोगे। हमने उसको क्या कर दिया है?
कैंसिल कर दिया। ठीक सर, क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 3 पे आते हैं। केस नंबर 3 किसके बीच में, क्या लिखा, डॉक्टर राजेश कुमार यदुवंशी, और हम बोलेंगे डॉक्टर राजेश, एक पार्टी है यहाँ पे डॉक्टर राजेश, और सेकंड नंबर पे लिखा है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO एंड अनदर। कहते हैं दो पार्टीज हैं यहाँ पे हम लोगों ने अभी मेंशन की, एक डॉक्टर राजेश और एक सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ठीक है सर, दिल्ली हाई कोर्ट में ये पर्टिकुलर मैटर है, अगेन कंपनीज एक्ट से रिलेटेड मैटर है, कंपनीज एक्ट 2013 का मैटर है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। कहते लिखा है पर्सन एज अ नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कहते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको एक कंपनी में नॉमिनी डायरेक्टर बनाया गया। नॉमिनी डायरेक्टर कौन होते हैं, जो किसी और कंपनी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी में। लाइक हम ऐसे भी बोलते हैं, कभी कभी क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्या होता है कि बैंक एक पर्टिकुलर कंपनी को लोन देता है, तो बैंक अपना एक रिप्रेजेंटेटिव उस पर्टिकुलर कंपनी में, जिस पर्टिकुलर कंपनी को इसने लोन दिया है, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देता है एज अ नॉमिनी डायरेक्टर इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। और ये नॉमिनी डायरेक्टर क्या करता है, उस पर्टिकुलर कंपनी की मीटिंग्स को अटेंड करता है और ये देखता है कि कहीं कोई ऐसा डिसीजन तो कंपनी नहीं ले रही जिसकी वजह से बैंक से जो लोन कंपनी ने लिया है उस पर कोई एडवर्स रिमार्क पड़े। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी कोई ऐसा डिसीजन ले रही है जिसकी वजह से वो इतने हैवी लॉसेस में आ जाए कि बाद में बैंक को वो लोन रीपे ही ना कर पाए, इसलिए वो अपना नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। ठीक है सर, कहते हैं लेकिन यहां पे हम ऐसे बोल रहे हैं, पर्सन एज अ नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी समन्ड for offenses in respect of section 128, 129, 448 read with section 447 of the Companies Act 2013 without any specific allegation against him in investigation report of being complicit or having acted in bad faith। कहते हैं आप एक नॉमिनी डायरेक्टर के अगेंस्ट, एक नॉमिनी डायरेक्टर एक कंपनी का, उसको समन की नोटिस नहीं भेज सकते, उनको ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 128, 129 के लिए समन की नोटिस नहीं भेज सकते, और जब तक उनके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एलिगेशन प्रूफ ना हो जाए आप उसको बिल्कुल भी कल्प्रिट नहीं मान सकते। When he is not involved in the day-to-day affairs of the company as well as not assigned with any of the executive work of the company। क्योंकि नॉमिनी जो डायरेक्टर होता है वो कंपनी के डे टू डे वर्किंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, ना ही वो कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर की पोजीशन पे होता है। कुल मिला के डिसीजन ये लिया जाता है यहाँ पे कि क्या एक नॉमिनी डायरेक्टर को हम सेक्शन 128, सेक्शन 129, सेक्शन 447, 448 में समन की नोटिस भेज सकते हैं रिगार्डिंग कमिटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस। और क्वेश्चन यहाँ पे जो फैक्ट्स दिए हैं उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। आंसर तो ये आया है कि नॉमिनी डायरेक्टर क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव रोल पे नहीं करता, होल टाइम वर्क नहीं करता कंपनी के लिए, इस वजह से जब तक उसके अगेंस्ट कोई स्पेशल एलिगेशन प्रूफ नहीं हो जाता तब तक आप उसको समन की नोटिस नहीं भेज सकते, या हम ऐसे बोलें उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस प्रूफ नहीं हो सकता। तभी देखिए क्या लिखा है, जरा क्वेश्चन को पहले फैक्ट्स को ध्यान से पढ़िएगा। कहते हैं ध्यान से देखिए क्या लिखा है, द पिटिशनर, पिटिशनर कौन है, डॉक्टर राजेश, ऊपर देख लीजिए एक बार, डॉक्टर राजेश, मैटर कहां चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में। ध्यान से देखिए, द पिटिशनर हैज फाइल्ड द प्रेजेंट पिटिशन इम्प्यूनिंग अ समनिंग ऑर्डर। जो ये पिटिशनर है ना, ये समन ऑर्डर्स है, इनके अगेंस्ट एक समन ऑर्डर आया है जिससे ये बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है और उस समन ऑर्डर को ये कैंसिल करवाना चाहते हैं, और इस वजह से उन्होंने यहाँ पे ये प्रेजेंट पिटिशन फाइल की है बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, कह रहे द पिटिशनर हैज फाइल्ड अ प्रेजेंट पिटिशन इम्प्यूनिंग अ समन ऑर्डर डेटेड August 16, 2019 issued by learned ASJ, ASJ कौन है यहाँ पे, additional session judge, in complaint case number 770/2019 captioned serious fraud investigation office versus Bhushan Steel Limited and others। कहते हैं यहाँ पे सर जो डॉक्टर राजेश हैं इन्होंने एक पिटीशन फाइल की है दिल्ली हाई कोर्ट में, और इनके अगेंस्ट एक समन ऑर्डर पास हुआ है अगस्त 16, 2019 को, जो इशू किया है एडिशनल सेशन जज ने एक कंप्लेंट केस में, जो केस है किसके बीच में, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस वर्सेस भूषण स्टील लिमिटेड एंड अदर्स। कहते हैं सर जो ये भूषण स्टील लिमिटेड एंड अदर्स है ना, इसमें डॉक्टर राजेश एक नॉमिनी डायरेक्टर है। डॉक्टर राजेश इस पर्टिकुलर कंपनी में क्या है, नॉमिनी डायरेक्टर। अभी हमको ये नहीं पता कि ये किस कंपनी को रेफर कर रहे हैं या किस कंपनी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस भूषण स्टील लिमिटेड में इन्होंने नॉमिनी डायरेक्टर की पोजीशन ली है। ध्यान से देखिए, टू द लिमिटेड एक्सटेंट दैट इट डायरेक्ट्स इशुएंस ऑफ समन टू द पिटिशनर। सर यहाँ पे डॉक्टर राजेश कहते हैं कि इस पर्टिकुलर मैटर में हमारे अगेंस्ट समन का ऑर्डर इशू नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि हमारी इसमें कोई गलती ही नहीं है, हमारे अगेंस्ट कोई एलिगेशन ही नहीं है, हमारे अगेंस्ट कोई ऑफेंस प्रूफ ही नहीं हुआ, तो हमको क्यों इस पर्टिकुलर केस में घसीटा जा रहा है। हम तो एक नॉमिनी डायरेक्टर हैं, हम तो इस कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, हम तो इस पर्टिकुलर कंपनी के एग्जीक्यूटिव वर्क में परफॉर्मेंस ही नहीं देते,
ध्यान से देखिए क्या लिखा है, द लर्नेड कोर्ट हैड फाउंड दैट देयर वॉज सफिशिएंट मटीरियल प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड। सर जो लर्नेड एएसजे हैं, जो एडिशनल सेशन जज हैं, उन्होंने यहाँ पे साफ बोला है कि कुछ मटीरियल ऐसे हैं जो सफिशिएंट मटीरियल हैं जिनके बेसिस पे अगेंस्ट द पिटिशनर फॉर हिम टू फेस प्रोसिक्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 128 दैट इज बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी केप्ट बाय द कंपनी, अंडर सेक्शन 129 दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, सेक्शन 448 एंड 447 दैट इज फ्रॉड रिलेटेड टू डन बाय द ऑफिसर बाय द कंपनी। कह रहे हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एडिशनल सेशन जज ऐसे फैक्ट्स कुछ प्रेजेंट किए गए थे, ऐसे एविडेंसेस दिए गए थे जो ऑन रिकॉर्ड हैं, जिसके बेसिस पे लर्नेड एडिशनल सेशन जज को लगता है कि यहाँ पे जो पिटिशनर डॉक्टर राजेश हैं, ऑल्दो बीइंग अ नॉमिनी डायरेक्टर, इनको भी सेक्शन 128, 129, 447, 448 में प्रोसिक्यूशन के लिए लायबल माना जाता है, इनके अगेंस्ट भी ये केस चलेगा। कहते हैं द पिटिशनर वॉज, अब पता लगता है कि ये पिटिशनर कौन है। कहते हैं द पिटिशनर वॉज पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड्स नॉमिनी ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ भूषण स्टील लिमिटेड एट द मटीरियल टाइम। कहते हैं जो ये मिस्टर डॉक्टर राजेश हैं, ये डॉक्टर राजेश पंजाब नेशनल बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर ये टाइम है तब का जब मिस्टर नीरव मोदी ने एक पर्टिकुलर फ्रॉड किया था विद द ऑफिशियल्स ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। आइए देखते हैं क्या लिखा है सर आगे। कहते हैं जो मेन इशू है वो क्या है, ध्यान से, द प्रिंसिपल इशू डेट अराइजेस फॉर कंसिडरेशन इज, जो मेन क्वेश्चन दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आया है वो ये, ध्यान सुनिएगा, कि क्या वेदर द पिटिशनर कैन बी प्रोसिक्यूटेड। पिटिशनर कौन है, डॉक्टर राजेश। यार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या डॉक्टर राजेश कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द एलिज्ड फ्रॉड कमिटेड बाय बीएसएल भूषण स्टील लिमिटेड एंड और प्रमोटर्स सोलली फॉर द रीजन दैट पिटिशनर वाज अ डायरेक्टर ऑफ बीएसएल। सर फ्रॉड किया भूषण स्टील लिमिटेड के लोगों ने, भूषण स्टील लिमिटेड के प्रमोटर्स ने आपस में मिलकर, क्या उस फ्रॉड के लिए उस पर्टिकुलर भूषण स्टील लिमिटेड के नॉमिनी डायरेक्टर के अगेंस्ट भी क्या मैटर कंटिन्यू होना चाहिए, क्या उनके अगेंस्ट भी प्रोसिक्यूशन लॉन्च होना चाहिए। सेकेंड, वेदर देयर इज एनी मटीरियल ऑन रिकॉर्ड to indicate that the petitioner was complicit in the commission of the alleged offense। सेकंड क्वेश्चन सर दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये है कि क्या कोई ऐसा मटेरियल सफिशिएंट रिकॉर्ड अवेलेबल है, क्या कोई ऐसा एविडेंस अवेलेबल है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकें कि डॉक्टर राजेश जो कि नॉमिनी डायरेक्टर है ऑफ पीएनबी बैंक, वो भी भूषण स्टील लिमिटेड के प्रमोटर्स के साथ मिलकर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। ये दो क्वेश्चन है हमारे सामने। पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल सा है कि क्या नॉमिनी डायरेक्टर को हम कवर कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या नॉमिनी डायरेक्टर सच में किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व था भी, अगर था तो कवर किया जाएगा, लेकिन अगर नहीं था तो जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन ही इज द डायरेक्टर ऑफ भूषण स्टील लिमिटेड ऑल्दो ही इज अ नॉमिनी डायरेक्टर, क्या तभी भी इसको कवर किया जाए। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। कहते हैं द पिटिशनर सबमिटेड दैट देयर इज नो स्पेसिफिक एलिगेशन इन द CFIO रिपोर्ट। CFIO कौन है, ऊपर देखिए पढ़ के आए थे हम, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। सर पिटिशनर यहाँ पे कहते हैं कि सर अगर आप सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की रिपोर्ट को देखें तो हमारे अगेंस्ट कोई आरोप नहीं लगा है that the petitioner was even remotely connected or aware of the same and therefore his name does not feature as being involved in the fraudulent routing of funds। सर SFIO की रिपोर्ट को आप ध्यान से देखें तो वहाँ पे साफ क्लियर कट लिखा है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है जिसके बेसिस पे ये कहा जा सके कि डॉक्टर राजेश इस फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में, इस फंड्स की रूटिंग में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व थे। सर SFIO की रिपोर्ट डॉक्टर राजेश के अकॉर्डिंग बिल्कुल, डॉक्टर राजेश के रिगार्डिंग बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब SFIO रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो डॉक्टर राजेश बिल्कुल निर्दोष है, ठीक है। फर्दर इट वाज सबमिटेड दैट मेयरली मेंशनिंग द पिटिशनर्स नेम as being one of the person who is allegedly liable to be prosecuted under section 128, 129, 448 read with 447 without ascribing any specific role or pointing out any culpable conduct would not constitute sufficient material to persuade any court to issue summon। कहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन की सेक्शन 128, 129, 448, 447 में ये लिखा है कि जो डायरेक्टर है आप उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन का चार्ज लगाइए, और नॉमिनी डायरेक्टर जो कि डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी नहीं था, क्या सिर्फ इसी वजह से उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन का चार्ज लगा दिया जाए क्योंकि वो डायरेक्टर था। अरे भाई ये भी तो देखो कि क्या उस डायरेक्टर ने कोई नेग्लिजेंसी दिखाई, क्या उस डायरेक्टर ने कोई गलती की, क्या वो डायरेक्टर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, क्या वो डायरेक्टर इस पर्टिकुलर स्कैम में इन्वॉल्व था। सर अगर वो नहीं इन्वॉल्व था तो उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन चार्ज नहीं होना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि उसमें लिखा है कि डायरेक्टर के अगेंस्ट नोटिस सब हो सकती है तो आप सारे डायरेक्टर्स को कवर कर लें, ऐसा जरूरी नहीं है। हेंस there was no allegation in the complaint that the petitioner has convened with the promoters or any other person to falsify the accounts
and therefore the impugned order is wholly erroneous। इस वजह से यहाँ पे डॉक्टर राजेश कहते हैं कोई प्रूफ नहीं है जिसके बेसिस पे ये प्रूफ कर दिया जाए, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसके बेसिस पे ये प्रूफ कर दिया जाए कि उन्होंने प्रमोटर्स के साथ मिलकर इस फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को एग्जीक्यूट किया है या अकाउंट्स को गलत तरीके से मैनिपुलेट किया है। द रिस्पॉन्डेंट सबमिटेड दैट, लेकिन रिस्पॉन्डेंट यहाँ पे submitted that the petitioner was a nominee director appointed by PNB, Punjab National Bank, on the board of BSL and was expected to be independent, vigilant and cautious against any fraudulent acts committed by BSL। लेकिन सर यहाँ पे सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यहाँ पे क्या कहता है कि सर जो नॉमिनी डायरेक्टर हैं यहाँ पंजाब नेशनल बैंक के बिहाफ पे अपॉइंट किए गए थे, बीइंग अ डायरेक्टर उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो इंडिपेंडेंटली हर एक डॉक्यूमेंट को चेक करें, अपना दिमाग चलाएं, अपने आप को अटेंशन में रखें कि क्या कहीं कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी भूषण स्टील लिमिटेड में चल तो नहीं रही है। He was also required to raise red flags and inform PNB of any fraudulent activity। और अगर ऐसी कोई fraudulent activity भूषण स्टील लिमिटेड या उसके प्रमोटर कर रहे थे तो नॉमिनी डायरेक्टर की सर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो PNB बैंक को तुरंत सतर्क कर देते, तुरंत हम ऐसे बोलते हैं इंटीमेट कर देते रिगार्डिंग सच फ्रॉडलेंट एक्टिविटी। लेकिन सर ऐसा उन्होंने नहीं किया, इस वजह से प्रोसिक्यूशन उनके अगेंस्ट भी स्टार्ट होना चाहिए। कहते हैं दिल्ली हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट क्या आया, कहते हैं दिल्ली हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट देयर इज नो एलिगेशन दैट द पिटिशनर वाज इन्वॉल्वड इन द अफेयर्स ऑफ BSL एक्सेप्ट इन हिज कैपेसिटी एज अ नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ PNB। कह रहे हैं इस बात में तो कोई शक नहीं है, इस बात पे तो कोई आरोप ही नहीं लगा सकता डॉक्टर राजेश के अगेंस्ट कि वो सिर्फ एक नॉमिनी डायरेक्टर थे PNB के बिहाफ पे उस पर्टिकुलर कंपनी में, वो उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। इन सच कैपेसिटी ही वॉज नॉट असाइंड एनी एग्जीक्यूटिव वर्क। सर उनको नॉमिनी डायरेक्टर होने की वजह से किसी भी तरीके का कोई रेगुलर डे टू डे वर्क असाइन नहीं किया गया था ऑफ BSL, बट वॉज मेयरली रिक्वायर्ड टू अटेंड एंड पार्टिसिपेट इन दी बोर्ड मीटिंग्स ऑफ BSL। उनका सिर्फ इतना सा काम था कि वो अटेंड करें और सारी बोर्ड मीटिंग्स जो BSL की हो रही हैं उनमें पार्टिसिपेट करें और उनमें देखें कि कोई ऐसा डिसीजन तो नहीं लिया जा रहा जो PNB बैंक के अगेंस्ट हो। Even SFIO investigation report does not contain any specific allegation against the petitioner of being complicit or having acted in good faith, bad faith। कहते हैं और SFIO की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखें तो उसमें भी किसी भी तरीके का कोई स्पेशल एलिगेशन इन पर्टिकुलर डॉक्टर राजेश के अगेंस्ट नहीं लगाया गया। देयर इज़ अ मटीरियल डिफरेंस बिटवीन द एलिगेशन, कहते हैं अगर हम ध्यान से देखें तो सर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन एलिगेशन दैट अ नॉमिनी डायरेक्टर हैज़ बीन नेग्लिजेंट और हैज़ फेल्ड टू डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एन एलिगेशन दैट ही हैज़ कन्विन्ड और हैज़ बीन कंप्लिसिट इन अप्रूविंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच ही नोज टू बी फॉल्स और कंसील मटीरियल इन्फॉर्मेशन। कहते हैं इन दो बातों में बहुत फ़र्क है। अगर मैं मार्क करूँ तो इसको मैं एक पार्ट में बोलता हूँ, यहाँ तक मैं इसको एक पार्ट में बोलता हूँ और फिर आगे से इसको सेकंड पार्ट बना देता हूँ और मैं बोलता हूँ पहले पार्ट में ये लिखा है, दिल्ली हाई कोर्ट कहती है इन दो बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि एक डायरेक्टर नेग्लिजेंट था और दूसरे केस में मैं ऐसे बोल रही हूँ कि एक डायरेक्टर को पता था कि ये फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं फिर भी उसने उसको अप्रूव कर दिया। सर दोनों में डिफरेंस है। कहते हैं वाइल द लेटर में कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस, कहते हैं अगर नॉमिनी डायरेक्टर को पता होता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं फिर भी वो उसको अप्रूव कर रहा है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनिपुलेशंस कर रहा है तो सर ये तो ऑफेंस माना जाएगा अंडर सेक्शन 448 ऑफ द कंपनीज एक्ट। द फॉर्मर डज नॉट कंस्टिट्यूट एनी सच ऑफेंस। लेकिन नेग्लिजेंसी केयरलेसनेस की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि उसके अगेंस्ट आप फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ चार्ज कर दें जबकि उसके अगेंस्ट कोई ऐसा एविडेंस मिला ही नहीं। कहते हैं हेंस द रीजनिंग ऑफ द लर्नेड ट्रायल कोर्ट, जो एडिशनल सेशन जज का डिसीजन था दैट द पिटिशनर हैड कन्विन्ड विद द प्रमोटर्स कि प्रमोटर्स के साथ मिलकर डॉक्टर राजेश ने कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की है एंड इज लायबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट इज क्लियरली अनस्टेबल एंड नॉट सपोर्टेड बाय द एलिगेशन मेड इन द कंप्लेंट और द SFIO इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। Hence, the impugned summon issued to the petitioner and the impugned order to the limited extent that it directs issuance of summons to the petitioner are set aside। तो डॉक्टर राजेश की यहाँ पे जीत हुई और उनके अगेंस्ट जो ये समन ऑर्डर्स पास किए गए थे वो सब कैंसिल कर दिए गए। ठीक है सर, अभी आप एक केस और पढ़ेंगे जहाँ पे नीरव मोदी का बिल्कुल क्लियर कट मेंशन किया जाएगा। अभी तो PNB बैंक का नाम आ गया था तो मैंने डॉक्टर नीरव मोदी के आसपास का टाइम आपको बता दिया, ऑल्दो इस पर्टिकुलर केस में डॉक्टर नीरव मोदी खुद इन्वॉल्व नहीं थे डायरेक्टली। चलो आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट केस पे आते हैं। केस नंबर 4 किसके बीच में है, ध्यान से देखिएगा। कहते लिखा QVC एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, तो हम ऐसे बोलेंगे QVC, और सेकंड नंबर पर लिखा कॉस्मिक फेरो एलॉयज लिमिटेड और हम यहाँ बोलेंगे कॉस्मिक। तो दो पार्टीज हैं यहाँ पे, एक है QVC और एक है कॉस्मिक। कहते ध्यान से देखिए क्या है सर। अभी मैं इसका डिसीजन आपको नहीं सुना रहा, पहले फैक्ट समझा दूं क्योंकि इसके फैक्ट्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं।
बहुत ज़्यादा हैं तो नहीं बट लग सकते हैं आपको, इस वजह से पहले मैं आपको फैक्ट समझा देता हूँ, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर केस में फैक्ट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जजमेंट तो बहुत जल्दी आ जाएगी, बहुत सिंपल भी। सर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड यहाँ पे हिट हो रहा है, उसका सेक्शन 31 यहाँ पे हिट होगा। आइए देखते हैं क्या लिखा है। कहते हैं फर्स्ट एपिलेंट यहाँ पे कौन है, QVC, जो ऊपर लिखा भी हुआ था। एंड सेकेंड रिस्पॉन्डेंट, सर ऊपर रिस्पॉन्डेंट में तो कॉस्मिक कंपनी के बारे में लिखा था, लेकिन सेकेंड रिस्पॉन्डेंट का नाम नहीं दिया था, मैंने आपको दे दिया, इट इज यूनाइटेड ट्रेडिको FZC। ठीक सर, कहते हैं फर्स्ट एपिलेंट दैट इज QVC एंड FZC जॉइंटली एंटर्ड इनटू अ कंसोर्टियम एग्रीमेंट। सर इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एंड एग्रीड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, और ये दोनों एग्रीमेंट के थ्रू एक पार्टनरशिप में एंटर होते हैं। कौन कौन एंटर हो रहा है, फर्स्ट एपिलेंट एंड सेकंड रिस्पॉन्डेंट। फर्स्ट एपिलेंट है QVC और सेकंड रिस्पॉन्डेंट है FZC। ठीक है सर, इन दोनों के बीच में कंसोर्टियम एग्रीमेंट एंटर हो रहा है और ये एक पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं टू सबमिट अ रिजोल्यूशन प्लान, टू टेक ओवर फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट कंपनी। हो, ध्यान से, फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट कंपनी कौन है, कॉस्मिक फेरो एलॉयज लिमिटेड। सर ये दोनों ने एक एग्रीमेंट किया, एक रिजोल्यूशन प्लान तैयार किया, और उस रिजोल्यूशन प्लान के अंतर्गत ये किसको, कॉस्मिक कंपनी को एक तरीके से हम बोल दें टेक ओवर करना चाहते हैं। ठीक सर, सिचुएशन हमारे सामने अब ऐसी कुछ है कि कॉस्मिक कंपनी का टेक ओवर हो रहा है बाय मेकिंग अ रिजोल्यूशन प्लान। ये रिजोल्यूशन प्लान दो पार्टीज के पार्टनरशिप एग्रीमेंट का नतीजा है। कौन सी दो पार्टीज, एक QVC और एक FZC। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं रिजोल्यूशन प्लान वाज सबमिटेड एंड अप्रूव्ड बाय द COC, दैट इज कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। कहते हैं सर जो ये रिजोल्यूशन प्लान था इसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट किया गया, बनाया गया, सबमिट किया गया, और इसकी अप्रूवल भी इसके रिगार्डिंग ले ली गई बाय द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स एज वेल एज इट वाज रेटिफाइड बाय NCLT कोलकाता under section 31 of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, that is which states about the approval of resolution plan. इसके अलावा हम ऐसे कहते हैं कि QVC जो और FZC ने जो भी यहाँ पे रेजोल्यूशन प्लान तैयार किया था, उस रेजोल्यूशन प्लान का उन्होंने अप्रूवल ले लिया एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 31 फ्रॉम कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स एज वेल एज फ्रॉम NCLT कोलकाता। ठीक है सर, कहते हैं अगर इस रेजोल्यूशन प्लान को हम ढंग से पढ़ें तो लिखा है एज पर द रेजोल्यूशन प्लान अपिलेंट कौन है, QVC are 34% shareholders and the second respondent that is FZC is 51% shareholder। तो हम ऐसे बोलेंगे कि इस रेजोल्यूशन प्लान के अकॉर्डिंग QVC को 34% शेयर्स मिलने थे और FZC को 51% शेयर्स मिलने थे। ठीक सर, क्लियर हो गई बात। लेकिन सर अगर हम इसको दोनों को टोटल करें तो इट्स लाइक 85%। बाकी का क्या हुआ, ध्यान से, द रिमेनिंग 15% आर येट टू बी इशूड टू एम्प्लॉयज ट्रस्ट एंड इन इफेक्ट द appellants आर होल्डिंग 40%। कहते हैं जो 15% बच गया वो एम्प्लॉय ट्रस्ट के नाम पे किसको किसको दिया जाएगा, कहते हैं 6% मिल जाएगा QVC को, और रिमेनिंग जो बच गया, रिमेनिंग कितना बच गया, 9%, वो मिल जाएगा FCC को। तो ये टोटल हो जाएगा 40% और ये टोटल हो जाएगा 60%, हो गया 100% शेयर होल्डिंग। ठीक है सर, लिखा है एंड इन इफेक्ट द appellants आर होल्डिंग 40% एंड सेकंड रिस्पॉन्डेंट इज होल्डिंग 60% ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट। और सर ये 40% मिलकर एक्वायर कर लेंगे, ये 60% एक्वायर कर लेंगे किसमें, कॉस्मिक कंपनी में, एज पर देयर रेजोल्यूशन प्लान विच वाज अप्रूव्ड बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एज वेल एज विच वाज अप्रूव्ड बाय NCLT कोलकाता। ठीक है सर, कहते हैं अकॉर्डिंगली एज पर द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नॉमिनी डायरेक्टर्स ऑफ बोथ द पार्टीज वर अपॉइंटेड इन फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट कंपनी। और कहते हैं सर इसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस ने, QVC ने और FZC ने, अपना नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया इन कॉस्मिक कंपनी। ठीक सर, अब ध्यान से देखिएगा। नाउ एपिलेंट आर्ग्यूड दैट, अब सर एपिलेंट कौन है, QVC, जिसने अपना नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किया कॉस्मिक में, किसके साथ मिलकर, FZC के साथ, उसके भी नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट हुए। कहते हैं नाउ एपिलेंट आर्ग्यूड दैट ड्यू टू सेवरल डिस्प्यूट which arose between both the parties। Who are these both the parties? कहते हैं ये है QVC and FZC। कहते हैं इन दोनों ही पार्टीज के बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो गई है, कुछ डिस्प्यूट हो गया, एंड स्पेशल नोटिस was issued for removal of nominee director of appellant from directorship and the resolution was passed in an EGM, thereby ousting the appellant from the consortium without giving a fair opportunity of to give representation।
कहते हैं इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ क्यूवीसी और एफजीसी के बीच में, और एक स्पेशल नोटिस पास की गई। एक स्पेशल नोटिस के अंतर्गत एक ईजीएम बुलाई गई, और उस ईजीएम में जो क्यूवीसी के नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किए गए थे उनको उनकी पोजीशन से हटा दिया गया। एपेलेंट का यहाँ पे क्वेरी ये है, एपेलेंट का यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सर ईजीएम में हमको किसी भी तरीके की कोई भी रिप्रेजेंटेशन देने का मौका नहीं मिला, तो हमारे नॉमिनी डायरेक्टर को कैसे हटाया जा सकता है? ठीक है। फर्दर इट वाज स्टेटेड दैट इन अ काजी पार्टनरशिप कंपनी, सर ये काजी पार्टनरशिप तो है ही है, एक काजी कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन क्यूवीसी एंड एफजीसी, और क्लोजली हेल्ड कंपनी इट्स लाइक प्राइवेट कंपनी जहां पे लिमिटेड शेयर होल्डर्स है, जहां पे पब्लिक शेयर्स परचेज नहीं कर पा रही, लिस्टेड कंपनी नहीं है। अ नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ द टू पार्टनर्स कैन नॉट बी रिमूव्ड, दैट टू विदाउट एनी रीजन। सर एपेलेंट कंपनी यहाँ पे ये कहती है, एपेलेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ये कहता है कि उस रेजोल्यूशन प्लान के अकॉर्डिंग हमने एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किया था, तो हम 2 पार्टनर्स थे और हम 2 पार्टनर्स के नॉमिनी डायरेक्टर को ऐसे रिमूव नहीं किया जा सकता, वो भी किसी बिना जस्टिफाइड ग्राउंड के। ये एपेलेंट कंपनी का कंटेंशन है, ठीक है। लेकिन सर रिस्पोंडेंट इसके रिगार्डिंग क्या जवाब दे रहे हैं? रिस्पोंडेंट कौन है? एफजीसी। दे आर्ग्यूड दैट देयर इज नो बार for removal of nominee of minority shareholder under the Companies Act 2013। सर देखा जाए तो ये माइनॉरिटी तो है ही है, क्योंकि इनके पास 40% है इन टोटलिटी, और सर एफजीसी तो मेजॉरिटी है। सर मेजॉरिटी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स किसके पास हैं? एफजीसी के पास, और वो यहाँ पे कंटेंशन रख रही है सर कि किसी भी तरीके की कंपनी लॉ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर्स ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर। फर्दर इन स्पाइट ऑफ गिविंग नोटिस, साथ ही साथ एफजीसी ये भी कहता है सर हमने तो ईजीएम बुलाई थी, हमने तो नोटिस भी सर्व की थी, सर क्यूवीसी भी तो शेयर होल्डर है, उसके पास भी तो नोटिस गई थी, क्यों नहीं आए वो ईजीएम में? आना चाहिए था, क्वेश्चन रेज करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो मीटिंग अटेंड ही नहीं की। कहते हैं फर्दर इन स्पाइट ऑफ गिविंग नोटिस नो शेयर होल्डर फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड appellant were present and thus they did not raise any objection to passing of the resolution for removal of nominee director and the removal has already been approved by the registrar of companies। कहते हैं सर जो ये फर्स्ट टू थर्ड एपेलेंट है ना, फर्स्ट एपेलेंट तो थे क्यूवीसी, सेकंड एपेलेंट और थर्ड एपेलेंट इस क्यूवीसी के कंसर्न्ड ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। कहते हैं सर हमने तो इनको नोटिस भेजी थी, लेकिन इन्होंने तो किसी भी तरीके की उस नोटिस का भी नहीं दिया, ईजीएम को अटेंड ही नहीं किया, कोई ऑब्जेक्शन ही रेज नहीं किया, तो सर फिर क्यों हम इस पर्टिकुलर डिसीजन को कैरी ऑन ना करें? वेदर नाउ क्वेश्चन ये है कि क्या नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंटेड इन अ क्वाजी पार्टनरशिप कंपनी और अ क्लोजली हेल्ड कंपनी बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टनर्स can be removed by passing majority vote in EGM after giving special notice। सर यहाँ पे आंसर दिया गया यस, बिल्कुल पॉसिबल है। NCLAT यहाँ पे कहती है बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। ध्यान से देखिए, द NCLAT जो क्लियर लिख रहा है, द NCLAT held that as proper notice was issued to convene EGM। कहते हैं इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि प्रॉपर नोटिस दी गई थी EGM को कंडक्ट कराने की, and the same was received by the appellants also including their nominee director, but they did not make any representation and the EGM voted for removal of nominee director with majority। सर लेकिन उन्होंने तो उस पर्टिकुलर मीटिंग में कोई ऑब्जेक्शन रेज किया ही नहीं सर। जो एपेलेंट नंबर 1 क्यूवीसी थी और जो एपेलेंट नंबर 2, 3 जो उनके नॉमिनी डायरेक्टर और रिप्रेजेंटेटिव थे वो तो वहाँ आए ही नहीं। Thus, there is no illegality in this process and dismiss the appeal। इस वजह से एफजीसी से हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने किसी भी तरीके का वायलेशन किया, क्योंकि सर वायलेशन हुआ ही नहीं। प्रॉपर ईजीएम कंडक्ट हुई है, प्रॉपर नोटिस सर्व हुई है, हर चीज़ से सारे कंप्लायंसेस हुए हैं, तो फिर किस बात का नॉन कंप्लायंस? जब कोई नॉन कंप्लायंस हुआ ही नहीं तो फिर हम इस अपील को एंटरटेन नहीं करेंगे। चलो 4 केसेस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट केस पे आते हैं। आज की वीडियो का लास्ट केस नंबर 5। ध्यान से देखिए क्या है, किसके बीच में, पहले ये देख लेते हैं। कहते लिखा है इकोनॉमी होटल्स इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, तो हम ऐसे बोल देंगे होटल कंपनी है एक, और सेकेंड नंबर पे हम बोलते हैं आरओसी है। NCLAT में ये पर्टिकुलर प्रोसीडिंग चल रही है। मैटर किसके रिगार्डिंग है? अंडर सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, दैट इज रिडक्शन ऑफ कैपिटल। आइए देखते हैं क्या है। सर पहले सेक्शन 66 सबसेक्शन 1 में आपको पढ़ा दूं। हम यहाँ पे जो पर्टिकुलर केस है वो सेक्शन 66 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के रिगार्डिंग है। पहले हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए क्या लिखा। सेक्शन 66 सबसेक्शन 1 कहता है सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द ट्रिब्यूनल NCLT। मतलब इन्होंने सबसे पहली लाइन में बोल दिया कि आप जो भी आगे डिसीजन लोगे उसकी अप्रूवल आपको NCLT से लेनी होगी। NCLT उसको कंफर्म करेगा तो ही ठीक चलेगा।
कहते सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द ट्रिब्यूनल ऑन एन एप्लीकेशन बाय द कंपनी, ध्यान से, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल मे बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन। कहते हैं यहां साफ लिखा हुआ है कि एक ऐसी कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स या ऐसी कंपनी विच इज लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल by passing a special resolution reduce their share capital in any manner and in any particular way। कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन अगर कंपनी पास करे तो वो अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन ऑफ द ट्रिब्यूनल। ठीक है सर, रिड्यूस द शेयर कैपिटल इन एनी मैनर एंड इन पर्टिकुलर मे एक्सटिंग्विश और रिड्यूस द लायबिलिटी on any of its shares in respect of share capital not paid up। सर वो liability ये reduce करना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं अपने shares पे which is not paid up। और clause B कहता है either with or without extinguishing or reducing liability on any of its shares cancel any paid up share capital। ऊपर बात हो रही थी उस share capital की which was not paid up, नीचे बात हो रही है उन particular shares की which is paid up share capital which is lost or is unrepresented by available asset और पे ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज इन एक्सेस ऑफ द वांट्स ऑफ द कंपनी। ठीक सर, मैं इसकी इंटरप्रिटेशन में बहुत ज़्यादा गहराइयों में नहीं जा रहा, मेरा जो मेन पर्पस था वो इस एसआर को मार्क कराना था कि अगर आप अपनी कैपिटल को रिड्यूस करना चाहते हो सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन ऑफ ट्रिब्यूनल, पहले आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। ठीक सर, अब आते हैं अपने केस पे, आते हैं सर, ध्यान से देखिएगा। कहते लिखा है द एपेलेंट पिटिशनर, एपेलेंट यहाँ पे कौन है सर, होटल कंपनी। It has focused the instant company appeal number 97 of 2020 being dissatisfied with the order dated 27th of May 2020 passed by NCLT bench 5 in company petition in rejecting the petition filed under section 66 subsection 1 clause B of the Companies Act 2013 and granting liberty to file fresh application after complying with all requirements of section 66 of the Companies Act 2013। सर ये सारे पूरे पैराग्राफ में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था सर, शॉर्ट में बता दो क्या लिखा है, मैं बताता हूँ सर। यहाँ पे बोला गया होटल कंपनी ने ये NCLT में एक अपील फाइल की है NCLT के डिसीजन के अगेंस्ट। क्यों सर? क्योंकि ये कंपनी कहती है सर हमने NCLT के पास सर एक एप्लीकेशन लगाई थी रिगार्डिंग कंफर्मेशन अंडर सेक्शन 66, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सर ये कंपनी अपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस करना चाहती थी, उसके रिगार्डिंग सेक्शन 66 सबसेक्शन 1 में लिखा था कि आप वो तभी रिड्यूस कर पाओगे जब उसकी कंफर्मेशन मिल जाएगी फ्रॉम द NCLT साइड। सर इसलिए कंपनी ने NCLT से कंफर्मेशन लेने के लिए एप्लीकेशन लगाई, लेकिन NCLT ने उनकी इस पर्टिकुलर पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने ये बोला कि आप पहले सेक्शन 66 सबसेक्शन 1 में लिखी सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करिए, उसके बाद फ्रेश एप्लीकेशन लगाइएगा, क्योंकि जो अभी आपने एप्लीकेशन लगाई है ये गलत है, ये अधूरी है, ये सेक्शन 666 के प्रोविजंस का वायलेशन करती हैं, उनको पूरी तरीके से फुलफिल नहीं करती। लेकिन कंपनी कह रही है सर जो हमने NCLT के पास पिटीशन लगाई है, जो एप्लीकेशन लगाई है वो बिल्कुल सही थी, उसमें कोई नॉन कंप्लायंस है ही नहीं। सर NCLT से गलती हो गई है, NCLT को ऑर्डर दिया जाए कि मेरी पुरानी एप्लीकेशन को ही एक्सेप्ट किया जाए। आइए देखते हैं क्या हो गया था ऐसा कि NCLT कह रही है कि वो एप्लीकेशन गलत है, लेकिन कंपनी कह रही है कि वो एप्लीकेशन सही है। और देखो क्या लिखा है, कह रहे लिखा था एपेलेंट कंपनी इज अ क्लोजली हेल्ड प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सर सेक्शन 66 सबसेक्शन 1 के प्रोविजन को ध्यान रखिएगा, वहां पे भी लिखा था लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। हमारे केस में लिमिटेड बाय शेयर्स है, एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है सर, इनकॉर्पोरेटेड ऑन 8th of August 2012 अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, उस टाइम पे द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एज ऑन 31st March 2018 वाज ₹90 लाख ओनली डिवाइडेड इनटू 9 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो सर उस कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जो थी वो 90 लाख रुपए थी। बिल्कुल ठीक बात है सर। कहते हैं एंड द इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एज ऑन 31st March 2019 वाज ₹30 लाख। सर लेकिन जो इशूड सब्सक्राइब्ड पेड अप शेयर कैपिटल थी वो कितनी थी सर? वो है सर 30 लाख रुपीस। ठीक है सर, ऑथराइज से कम है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसी होनी चाहिए। वहां पे भी 10 रुपए का शेयर है, 3 लाख के शेयर्स हैं। फर्दर इस कंपनी के पास द कंपनी हैड 67,17,900 अनसिक्योर्ड fully compulsory convertible debentures of ₹100 each as on 31st March 2019। सर इसके साथ साथ इनके पास कुछ डिबेंचर्स भी हैं। कैसे डिबेंचर्स सर? अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं
बट दे आर फुल्ली कंपल्सरली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ठीक सर, क्लियर सर, हमको पता लग गया इस कंपनी की सिचुएशन क्या है। सर अब ध्यान से सुनिएगा, कह रहे लिखा था एपेलेंट कंपनी हैड फाइल्ड अ पिटीशन अंडर सेक्शन 66 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, हम पीछे पढ़कर आए थे जहां पे पेड अप शेयर कैपिटल की बात हो रही थी। ठीक है सर, प्रेइंग फॉर पासिंग ऑफ एन ऑर्डर फॉर कंफर्मिंग द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। सर इस कंपनी ने सेक्शन 66 सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी में एनसीएलटी के पास एक एप्लीकेशन लगाई, एक पिटीशन फाइल की और उनसे कंफर्मेशन मांगी रिगार्डिंग द डिसीजन ऑफ द कंपनी इन रिगार्ड्स विद रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक सर, हम पढ़कर आए थे वहां पे सर, हमको एनसीएलटी से कंफर्मेशन चाहिए होती थी, नहीं तो हमारा काम अधूरा रह जाता था। कहते द प्रीमोडियल प्ली ऑफ द एपेलेंट, कहते सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो प्ली है, प्ली मतलब जो प्रे है उनकी, इज दैट द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैड फेल्ड टू अप्रिशिएट the creeping in of an inadvertent typographical error figuring in the extract of the minutes of the meeting, characterizing the special resolution as unanimous ordinary resolution। हो सर, यहाँ पे कंपनी कहती है अपील में, एनसीएलटी से कहती है कि सर हमने अपने जनरल मीटिंग के मिनट्स की कॉपी भी दिखाई थी एनसीएलटी को, एनसीएलटी ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने एक छोटी सी गलती को पकड़ के हमारी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। सर हमसे टाइपोग्राफिकल एरर हो गई थी, वर्ड लिखना चाहिए था हमने स्पेशल रेजोल्यूशन। सर हमने जो रेजोल्यूशन पास किया था वो स्पेशल ही था। सर वो स्पेशल रेजोल्यूशन की वजह से स्पेशल रेजोल्यूशन की जगह पर वर्ड यूज हो गया यूनानिमस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। सर ये सिर्फ एक टाइपोग्राफिकल एरर है, वर्ड लिखना था स्पेशल लेकिन हमने गलती से लिख दिया स्पेशल की जगह पे यूनानिमस ऑर्डिनरी। सर सिर्फ इसी गलती की वजह से एनसीएलटी हमारी पिटीशन को रिजेक्ट कर गई और वो कहती है फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करो, क्योंकि लॉ में तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाना था, आपने तो पता नहीं कौन सा यूनानिमस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर दिया। Moreover, the appellant petitioner had fulfilled all the statutory requirements prescribed under section 144 of the Companies Act। सर 144 बात करता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन की, कहते हैं और छोड़िए सर बाकी जितने भी प्रोविजंस थे, जितने भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस थे, सब पास हुए हैं, सबका कंप्लायंस हुआ है, एंड एज सच द इम्प्यून्ड ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल इज लायबल टू बी सेट असाइड। इसीलिए वो एनसीएलटी से कह रही है सर जरा आप इस पर्टिकुलर एनसीएलटी को बोलिए कि वो अपने मैटर को सेट असाइड करे, चेंज करे। कहते हैं द appellant has also submitted that only due to a typographical error in the extract of minutes a resolution passed unanimously by the shareholders will not cease to be a special resolution। सर स्पेशल रेजोल्यूशन में तो लिखा था 3 टाइम्स की अप्रूवल होनी चाहिए, सर यहाँ तो यूनानिमस पास हुआ है मतलब 100% की अप्रूवल है, और सिर्फ मिनट्स में स्पेशल रेजोल्यूशन की जगह वर्ड यूज हो गया है यूनानिमस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्या इस वजह से एनसीएलटी उस पिटीशन को रिजेक्ट कर दे, क्योंकि बाकी सारे कंप्लायंसेस हुए हुए, सिर्फ इस टाइपोग्राफिकल एरर की वजह से एनसीएलटी इस पर्टिकुलर पिटीशन को रिजेक्ट कर दे। एनसीएलटी कहती है ये तो गलत है, ये रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए थी, ये एक्सेप्ट होनी चाहिए थी। तभी लिखा वेदर, इशू ये है वेदर एज इनएडवर्टेंट टाइपोग्राफिकल एरर in the extract of minutes characterizing the special resolution as unanimous ordinary resolution will render a resolution passed as a special resolution as invalid। क्या सर सिर्फ इस टाइपोग्राफिकल एरर की वजह से एक यूनानिमस रेजोल्यूशन जो स्पेशल रेजोल्यूशन के तौर पे ही पास हुआ है, क्या हम उसको स्पेशल रेजोल्यूशन ना माने? क्या लिखा है एनसीएलटी ऑब्जर्व दैट reduction of capital under section 66 of the Companies Act 2013 is a domestic affair of a particular company in which ordinarily a tribunal will not interfere because of the reason that it is a majority decision which prevails। सर एनसीएलटी कहता है जो सेक्शन 66 है ना, ये इन हाउस मैटर है, ये कंपनी का इंटरनल मैटर है। ऑल्दो उन्होंने जब 100% यूनानिमस अप्रूवल देकर रिडक्शन की बात कह दी है तो ट्रिब्यूनल को यहाँ पे ज़बरदस्ती इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। कहते हैं एज द एपेलेंट हैज़ एडमिटेड इट्स टाइपोग्राफिकल एरर इन द एक्सट्रैक्ट ऑफ द मिनट्स ऑफ द मीटिंग कैरेक्टराइजिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन एज यूनानिमस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कहते हैं ये बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे कंपनी अपनी गलती को मान रही है कि उससे टाइपोग्राफिकल एरर हो गई, वो भी अपने मिनट्स में, जहाँ लिखना था उनको स्पेशल रेजोल्यूशन लेकिन वो गलती से लिख गए यूनानिमस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। एंड दे आर ऑल्सो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ द फैक्ट दैट एपेलेंट हैड फाइल्ड द स्पेशल रेजोल्यूशन विद आरओसी। और सर ये बात भी ध्यान देनी होगी कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है और इस स्पेशल रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग कंपनी ने फॉर्म MGT 14 फॉर्म भी फाइल किया है विद आरओसी विच सेटिस्फाइड दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 completely fulfill हो रही है। Therefore, NCLAT allowed the appeal of this company, thereby confirming the reduction of share capital of the appellant company। तो NCLAT यहाँ पे कहती है कि NCLT का डिसीजन गलत है और हम आपके इस रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की पिटीशन को एक्सेप्ट करते हैं।
तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास। बच्चे छोटी सी क्लास थी, बहुत लंबी नहीं खींची, और हमारे 5 केसेस कंप्लीट हो गए। छोटे छोटे केस थे, कंप्लीट हो गए, हम लोगों ने यहाँ पे 5 केसेस को खत्म किया। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर डे। एंजॉय योर डे। होप्स आपको सबको समझ में आया, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर कंप्लीट लॉ के नेक्स्ट 5 केसेस को डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।